हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। मिशन वर्दी सीरीज आपकी जो एसएससी जीडी के लिए चलाई जा रही है, उसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो बीजे एजुकेशन के चैनल में आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं मिशन वर्दी करके, जिसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। सामान्य ज्ञान के जो टॉप 25 क्वेश्चन है, उसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कितने देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7। ठीक है, कौन कौन से ऐसे देश हैं? भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इसके अलावा श्रीलंका और मालदीव हमारे समुद्री पड़ोसी हैं। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संगीतकार जगजीत सिंह को संगीत कविता की डैश शैली के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है लैटिन, जैज, गजल या सूफी। तो जो जगजीत सिंह है उनका संबंध है गजल से। ठीक है, इन्हें गजल किंग या गजल सम्राट भी कहा जाता है। जगजीत सिंह को गजल सम्राट कहा जाता है। उन्होंने गजल गायकी में आधुनिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग कर इसे आम जनता के लिए लोकप्रिय बनाया। प्रश्न संख्या 3, डैश में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। ऑप्शन है 1890, 1858, 1885 या 1872। तो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर थर्ड, 1885 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये आपके पूछे जाते हैं, पहला अध्यक्ष कौन था और कहाँ कही करी गई थी। ठीक है, तो कहाँ की गई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, कौन से कोशिका अंगक अंतः कोशिकीय पाचन में सहायता करते हैं और कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से भी जाने जाते हैं, जिनको सोसाइटल बैग्स भी कहा जाता है? ऑप्शन है लाइसोसोम, गोल्जी कॉय, सेंट्रोसोम या क्लोरोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम को सोसाइटल बैग भी कहा जाता है। लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम्स होते हैं। यदि कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ये फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं, इसलिए इन्हें आत्मघाती थैली कहते हैं। प्रश्न संख्या 5, इंडो इस्लामिक वास्तुकला के दोहरे गुंबद वाली विशेषता दिल्ली सल्तनत के किस वंश द्वारा शुरू की गई? ठीक है, आपके ऑप्शन हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या लोदी वंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, लोदी वंश। भारत में दोहरे गुंबद की शुरुआत लोदी काल में हुई थी, जैसे सिकंदर लोदी का मकबरा। इसका उद्देश्य इमारत को बाहर से ऊंचा दिखाना और अंदर की छत को अनुपात में रखना था। प्रश्न संख्या 6, द इनविजिबल मैन प्रसिद्ध लेखक डैश द्वारा लिखित एक विज्ञान कथा उपन्यास है? किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है आपके हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, विलियम शेक्सपियर, जूलस वन या अगाथा क्रिस्टी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स को विज्ञान कथाओं का जनक कहा जाता है। द टाइम मशीन और द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स उनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? ठीक है, नहीं है बताना है आपको। ऑप्शन है आपका ठंडा रेगिस्तान, गिर वन, सुंदरवन या नीलगिरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, गिर वन। गिर वन गुजरात एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध एक राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन यह भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल नहीं है। बाकी तीनों बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 8, अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था? ठीक है, आपके ऑप्शन है भेरी घोष का प्रचार प्रसार करना, जन धर्मांतरण का प्रचार प्रसार करना, सांप्रदायिक आस्था का प्रचार प्रसार करना या धर्म, जिनको धम्म नीतियां कहा जाता था, का प्रचार प्रसार करना।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, धर्म धम्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। सम्राट अशोक ने अपने धम्म नैतिक शिक्षाओं के संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए स्तंभों और शिलालेखों का उपयोग किया था। प्रश्न संख्या 9, किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके मिल्खा सिंह, हरभजन सिंह, अर्शदीप या युवराज सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिल्खा सिंह। दिग्गज धावक मिल्खा सिंह को पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न ऐसा बन सकता है कि फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दी? तो किन्होंने दी थी? पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास चेतन भगत द्वारा लिखा गया है? ठीक है, आपके ऑप्शन है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, अनटचेबल्स, अवर स्टोरी नीड्स नो फिल्टर, द वाइट टाइगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ठीक है, अनटचेबल्स मुल्क राज आनंद की है और द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो आपसे अगले पेपर में ऐसा भी पूछ सकता है कि अनटचेबल्स और द वाइट टाइगर किसकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है? आपके ऑप्शन है सोलुंग, वांगला, उगादि या पोंगल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोलुंग। सोलुंग अरुणाचल की आदि जनजाति का कृषि उत्सव है। वांगला मेघालय, उगादि कर्नाटक आंध्रा और पोंगल तमिलनाडु के त्योहार हैं। प्रश्न संख्या 12, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी आपसे पूछी गई है। ऑप्शन है कराची, काठमांडू, कंधार या काबुल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, काबुल। कराची पाकिस्तान का शहर है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है और कंधार अफगानिस्तान का एक प्रमुख शहर है। प्रश्न संख्या 13, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक का डैश है, क्या है? ऑप्शन है आपके राज्य का नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या कानूनी अधिकार। तो जो आपका राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान है वो प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 40। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 51। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। काफी बार प्रश्नों में आपके पेपरों में पूछा गया है कि जो अनुच्छेद 40 है किससे संबंधित है, तो वो आपके ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 15, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके स्थानांतरी कृषि, निर्वाह कृषि, मिश्रित कृषि या रोपण कृषि। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, मिश्रित कृषि। जब एक ही खेत में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। प्रश्न संख्या 16, करेंसी नोट और सिक्कों को डैश कहते हैं? करेंसी जो नोट और सिक्के हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके निकट मुद्रा, कमोडिटी मनी, विश्वास्य मुद्रा या कागजी मुद्रा। तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर 4, कागजी मुद्रा या फिएट मनी। ठीक है, फिएट मनी वह मुद्रा है जिसका मूल्य सरकार के आदेश फिएट से होता है, न कि किसी भौतिक वस्तु जैसे सोना के मूल्य से। ठीक है, प्रश्न संख्या 17, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? भूतल पर ऐसा बिंदु जो भूकंप के उद्गम, जहां से भूकंप हुआ है उसके समीप होगा, सबसे नजदीक होगा, तो वो कौन सा केंद्र कहलाएगा? ऑप्शन है आपके अवकेंद्र, अधिकेंद्र, मध्यालयीकरण या अर्धकेंद्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अधिकेंद्र। ठीक है, एपी सेंटर।
जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसे हाइपोसेंटर कहते हैं और उसके ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को एपिसेंटर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18, राजस्थान का गणगौर पर्व किस देवी देवता से संबंधित है? तो यहाँ से आपका सीधे सीधे एक प्रश्न ये बन जाता है कि गणगौर पर्व राजस्थान से संबंधित है, लेकिन अब वो किस देवी देवता से संबंधित है? तो इसके लिए आपके ऑप्शन है भगवान राम और देवी सीता, भगवान शिव और देवी पार्वती, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी, या भगवान सूर्य और देवी प्रभा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, भगवान शिव और देवी पार्वती। गण का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ होता है गौरी। यह त्योहार सौभाग्य और वैवाहिक सुख के लिए मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इंदु सुंदरसन द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है आपके द फीस्ट ऑफ रोजेज, अक्षय राइज ऑफ कल्कि, द सीक्रेट ऑफ नागाज, द वन यू कैन नॉट हैव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द फीस्ट ऑफ रोजेज। द सीक्रेट ऑफ नागाज अमीश अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि जो द सीक्रेट ऑफ नागाज है किसकी पुस्तक है? अमीश त्रिपाठी की। प्रश्न संख्या 20, भक्ति संत नयनार निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? ठीक है, ऑप्शन है आपके मुरुगन, शिव, विष्णु या इंद्र। तो जो भक्ति संत आपके नयनार थे वो ऑप्शन नंबर सेकंड शिव के भक्त थे। ठीक है, दक्षिण भारत में नयनार शिव के भक्त थे, संख्या 63, और अलवार विष्णु के भक्त थे, संख्या 12। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि नयनार शिव के भक्त थे और अलवार विष्णु के भक्त थे। प्रश्न संख्या 21, हाई हक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है आपके सिक्किम, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, त्रिपुरा। यह त्रिपुरा की हलाम समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक आपको सिर्फ इतना पूछा है कि हायहक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आपसे नेक्स्ट प्रश्न ये बन सकता है कि कौन से समुदाय हायहक नृत्य करते हैं? तो कौन से करते हैं? हलाम समुदाय। प्रश्न संख्या 22, हिंदू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सन डैश में हुई थी? कब हुई थी? ऑप्शन है 1917, 1924, 1928 या 1922। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 1928। इसकी स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के नेतृत्व में हुई थी। 1924 में एचआरए बना था, हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से किसे कुश्ती के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपके रवि कुमार, सुनील छेत्री, मनप्रीत सिंह या नीरज चोपड़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रवि कुमार। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स के लिए यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, प्रश्न संख्या 24, पीएम पोषण योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है? ऑप्शन है आपके कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय द्वारा पीएम पोषण योजना शुरू की जाती है। मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण शक्ति निर्माण कर दिया गया, जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र का एक उदाहरण है? ठीक है, कृत्रिम पारितंत्र का, जो आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कह सकते हैं। घास के मैदान नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं, रेगिस्तान भी आपका नेचुरल इकोसिस्टम है, मूंगा चट्टान भी आपका नेचुरल इकोसिस्टम है। जो आपका एक्वेरियम होता है, ठीक है, मत्स्यालय या जल जीवशाला, यही आपका क्या होता है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। ठीक है, कृत्रिम पारितंत्र वे हैं जो मानव द्वारा बनाए और नियंत्रित किए जाते हैं, जैसे एक्वेरियम, बगीचा या खेत। बाकी तीनों कैसे हैं? नेचुरल इकोसिस्टम हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे सामान्य ज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।